Hello, friends. I welcome you all in this session. This is our lecture number 3 of Bharatiya Sakshya Adhiniyam. We are concluding in this the Indian Evidence Act newly come forth with the name of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam and the few changes which we are discussing in depth. तो चलिए आज की सबसे पहले हम क्लास का एक एमओ क्लियर कर लेते हैं। आज हम देखने वाले क्या क्या है। सबसे पहले हम सेक्शन 2 पर चलेंगे। जो पहली बार हैं क्लास में उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार आप फर्स्ट और सेकंड लेक्चर जरूर देख लीजिएगा क्योंकि वो चीज़ें कनेक्टेड होंगी यहाँ पे। आज हम देखेंगे डेफिनेशंस को। डेफिनेशंस में हम कोड को कवर करेंगे आज, कंक्लूसिव प्रूफ को कवर करेंगे और डिसप्रूफ। ये तीन डेफिनेशंस हम कवर करने वाले हैं। इसमें देखिए निकल कर क्या क्या आएगा। कोड की डेफिनेशन, एक्सेप्शन, स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस अंशुमन शुक्ला केस लॉ, देन भारत बैंक वर्सेस एम्प्लॉय ऑफ भारत बैंक केस लॉ, ब्रजनंदन सिन्हा वर्सेस ज्योति नारायण। फिर कब किसी बॉडी को हम कोर्ट कहेंगे, ठीक है। ये सभी एक ही सेक्शन से रिलेटेड है, दैट इज सेक्शन 2(1)(a). फिर एक केस लॉ आएगा हमारे सामने, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस टी आर वर्मा, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। देन रामाराव वर्सेस नारायण, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस लेबर लॉ प्रैक्टिशनर, देन कोर्ट वर्सेस आर्बिट्रेशन वर्सेस ट्रिब्यूनल। तो कोर्ट इन तीन चीज़ों पर डिफाइन है, बट इन तीनों की सिल्वर लाइन क्या है। क्या हम आर्बिट्रेशन को कोर्ट बोल सकते हैं या ट्रिब्यूनल को कोर्ट बोल सकते हैं। फिर उसके बाद हम आएंगे कंक्लूसिव प्रूफ पर। तो ये जो 10 पॉइंट्स हैं ये हमारे सिर्फ और सिर्फ कोर्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हैं। देन कंक्लूसिव प्रूफ, इसमें हम केस लॉ देखेंगे, मिनोटी आनंद वर्सेस सुभाष आनंद। फिर सेक्शन 119 के एक एग्जाम्पल को लेकर एक्सप्लेनेशन देखेंगे, जिसमें हम ये जानेंगे कि जो कंक्लूसिव प्रूफ है वो सेक्शन 119 में किस तरीके से एक्सप्लेन किए गए हैं। फिर हम आएंगे सेक्शन 2.1.c डिस्प्रूव्ड, इम्पोर्टेंस एंड रिक्वायरमेंट। देन केस लॉ है हमारा कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राजेश गौतम, देन स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस राजाराम। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग फाइनली क्या आई है डिस्प्रूव्ड में, और कंक्लूजन क्या है। तो चलिए आज की बात हम शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं उन्हें मैं थोड़ा सा बता दूं, इसके पहले हम लोग 2 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं। यहाँ तक हमारी बात हो गई थी। आज हम बात इसके आगे शुरू करते हैं। चलिए तो फिर आज की क्लास शुरू की जाए। सेक्शन 2.1.a, सब सेक्शन 1A ऑफ सेक्शन 2, इसमें कोर्ट को डिफाइन किया गया है। अगर आप इंडियन एविडेंस एक्ट देखेंगे तो इंडियन एविडेंस एक्ट जो पुराना वाला एक्ट है उसमें ये सेक्शन 3 है। एक बात और मैं यहाँ पर बता दूं कि जैसे अगर आपके पास इंडियन एविडेंस एक्ट है तो जब आप ये पीडीएफ देख रहे हैं तो इसमें ये दिया गया है सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। कंक्लूसिव प्रूफ दिया गया है सेक्शन 4 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, और डिस्प्रूव्ड अगेन दिया गया है सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। अब मैं इसकी क्रोनोलॉजिकल डिस्प्यूट पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वो हमारा आज का पॉइंट नहीं है, बट थोड़ा सा अगर ये ध्यान देते जिन्होंने भी ड्राफ्ट किया है नया वाला एक्ट, तो लॉजिकली भी उन्हें एक बार वो जमा देते तो ज़्यादा इफेक्टिव होता। खैर उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए कोर्ट की डेफिनेशन पर आते हैं। कोर्ट अकॉर्डिंग टू भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कोर्ट किसे कहा जाएगा। जज, मजिस्ट्रेट, या वो सारे पर्सन्स एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर, वो सारे पर्सन जो कि लीगली ऑथराइज हैं एविडेंस लेने के लिए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कोर्ट किसे कहा जाएगा, वो सारे पर्सन्स जिन्हें लीगल अथॉरिटी है एविडेंस लेने की। तो क्या आप, पुलिस स्टेशन भी तो एविडेंस लेता है, आपसे पूछता है आपके गवाह, क्या उसे भी हम कोर्ट कहेंगे। या फिर आप आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में जाते हैं,
वो भी आपसे गवाही लेते हैं, क्या आप उन्हें कोर्ट कहेंगे? कंज्यूमर फोरम में जाते हैं, वहां पर भी आप अपनी बातें रखते हैं, क्या उसे भी कोर्ट कहेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक्सप्लेन करते हुए कहा है कि एविडेंस में जो कोर्ट की डेफिनेशन है वो उतनी एग्जॉस्टिव नहीं है, उतना वाइड रेंज में इसे कवर नहीं किया गया। इस वजह से कुछ एक एक्सेप्शंस निकल कर आती हैं, और वो एक्सेप्शन सर्कमस्टेंशियल होती हैं। इसका मतलब क्या है वो आगे समझ आएगा। सबसे पहले जैसे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि लेबर कोर्ट है। अब लेबर कोर्ट के नाम के साथ कोर्ट लगा हुआ है, लेकिन ये एक्सेप्शन है। इट इज नॉट ट्रीटेड एज अ कोर्ट इन टेक्निकल सेंस। तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इनमें से किसे हम कोर्ट कहेंगे अंडर सेक्शन 2(1)(a) ऑफ बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA, या किन्हें नहीं कहेंगे? तो लेबर कोर्ट नॉट ट्रीटेड एज अ कोर्ट इन टेक्निकल सेंस। एक केस लॉ है स्टेट ऑफ MP वर्सेस अंशुमन शुक्ला। मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। अंशुमन शुक्ला क्या था? एक ठेकेदार था। उसे ये ठेका मिला था कि वो जजेस की रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाएगा। उसने टाइम पर ये कंप्लीट किया नहीं, डिस्प्यूट एराइज हुआ। डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार का एक अधिनियम था, मध्य प्रदेश मध्यस्थता अधिकरण अधिनियम। हिंदी और इंग्लिश दोनों में यही था। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का यह अधिकरण इसलिए था कि अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट होता है जिसमें स्टेट एक बॉडी है और पर्सन एक बॉडी है, तो ऐसे बहुत सारे डिस्प्यूट थे, तो स्टेट ने कहा कि इन सभी डिस्प्यूट को शॉर्ट आउट करने के लिए एक आर्बिट्रेशन बनाया जाएगा, जिसका नाम दिया मध्य प्रदेश मध्यस्थता अधिकरण अधिनियम। ये एक्ट था 1983 का। इस एक्ट के अंडर में ये लोग जाते हैं, चीज़ों को रिजॉल्व करते हैं, लेकिन इसी एक्ट में एक सेक्शन 19 है जिसके द्वारा ये कहा गया है कि अगर कोई फैसले से खुश नहीं है आर्बिट्रेशन के, तो वो रिवीजन लगा सकता है, और रिवीजन लगाने के लिए सेक्शन 19 उन्हें ऑथराइज करता है। लेकिन जब ये रिवीजन लगाया गया तो एक क्वेश्चन ऑफ लॉ उठकर आया। क्वेश्चन ऑफ लॉ ये उठकर आया कि क्या ये जो आर्बिट्रेशन है, अब जिन्होंने पुराने लेक्चर्स देखे हैं, लेक्चर 2 में हमने देखा था कि जितने भी आर्बिट्रेरी ट्रिब्यूनल्स हैं वो नेचुरल जस्टिस पर काम करेंगे, ना कि कोर्ट की फंक्शनिंग पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ लॉ ये उठकर आया कि आर्बिट्रेशन था, सामने वाले ने रिवीजन फाइल करने में देरी कर दी थी, इसलिए लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 5 की एप्लीकेशन लगानी थी। तो सेक्शन 19 सबसे पहले तो ये बताए कि क्या ये अधिकरण अपने आप में कोर्ट की अथॉरिटी रखता है। अगर ये कोर्ट की अथॉरिटी रखता है तब तो आप इसमें सेक्शन 5 लिमिटेशन का लगाएं। ठीक है, तो स्टेट ऑफ MP वर्सेस अंशुमन शुक्ला में सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया। साइटेशन है 2008 वॉल्यूम 7 SSC 487। इसमें सुप्रीम कोर्ट है क्लैरिफाइड इट वेरी क्लियरली कि मध्य प्रदेश मध्यस्थता अधिकरण अधिनियम 1983 के अंडर में जो आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल इन्होंने फॉर्म किया है, किसने? स्टेट गवर्नमेंट ने, वो कोर्ट की कैटेगरी में आएगा। बात क्लियर है? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। अब एक बात बताओ कि ये कैसे क्लैरिफाई होगा? एक तरफ सेक्शन ये कह रहा है कि कोर्ट, जज, मजिस्ट्रेट या पर्सन जो कि लीगली ऑथराइज है एविडेंस लेने के लिए, उसे हम कोर्ट कहेंगे। तो इसकी डेप्थ में अब हम जाते हैं, केस लॉज देखते हैं हम। आफ्टर व्हेन द इंडिया बिकेम रिपब्लिक, सबसे पहले है भारत बैंक लिमिटेड वर्सेस एम्प्लॉयज ऑफ भारत बैंक लिमिटेड। साइटेशन AIR 1950 SC पेज 188। ये जो केस था ये गया इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में। क्वेश्चन ये उठा कि क्या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को कोर्ट कहा जाएगा? क्या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को कोर्ट कहा जाएगा? तो इसमें जो प्रिंसिपल निकल कर आया उसमें ये क्लियर कहा गया, मैं 1950 की बात कर रहा हूँ, यार याद रखिएगा, 1950 में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा कि
कोर्ट का मतलब ये नहीं है कि कोई भी एडजुडिकेट करने वाली बॉडी। एडजुडिकेशन का क्या मतलब होता है? दो लोगों के बीच डिस्प्यूट हुआ, उनके बीच में पढ़कर, एडजुडिकेट कर कर एक सॉल्यूशन देना, अपना डिसीजन देना, जजमेंट देना। तो जजमेंट के पहले का जो काम होता है वो एडजुडिकेशन का काम होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी बॉडी अगर एडजुडिकेशन कर रही है, जैसे इस वाले केस में बैंक और उनके एम्प्लॉयज के बीच एडजुडिकेशन कौन कर रहा था? इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। तो हम उसे कोर्ट नहीं कह सकते। क्लियर हुआ? 1950 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंड क्लियर किया कि हर एक एडजुडिकेशन बॉडी को कोर्ट नहीं कहा जाएगा। फिर उसके बाद 56 AIR 1956 सुप्रीम कोर्ट पेज 66, ब्रजनंदन सिन्हा वर्सेस ज्योति नारायण। अगेन यही क्वेश्चन निकल कर आया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि कोर्ट किसे कहेंगे। कोई भी ऐसी बॉडी, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है ये, कोई भी ऐसी बॉडी जो कि स्टेट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की गई हो। स्टेट का मतलब आपका स्टेट हो सकता है, सेंटर हो सकता है, यूनियन टेरिटरी हो सकती है। अगर स्टेट ने उसे फॉर्म किया है, पहली चीज आप चेक करें। दूसरा कि उसके पास जुडिशियल पावर है, और तीसरा कि वो एडजुडिकेट करने का पावर रखती है, उसे हार्नेस कर रही है। साथ ही साथ ये एडजुडिकेशन लॉ के अकॉर्डिंग हो रहा है। अगर ये तीनों चीजें हो रही हैं, लॉ के अकॉर्डिंग एडजुडिकेशन का मतलब वो सारी प्रोसेस जो कोर्ट में आ जाती है। अगर स्टेट ने फॉर्म की है, जुडिशियल पावर है और एडजुडिकेशन पावर एक्सरसाइज की जा रही है, तो उसे हम कोर्ट कहेंगे। अब देखो, कई बार ना हमें प्राइमा फेसाई लगता है या फर्स्ट लर्निंग में लगता है कि हाँ यार ये तो समझ आ गया, बट ऐसा नहीं है। चीजें थोड़ा सा डीप डाइव करो। मैं फिर से इसे बताता हूँ। स्टेट ने बनाया, जुडिशियल पावर है और एडजुडिकेशन कर रहा है कोई भी बॉडी, तो हम उसे कोर्ट कहेंगे। ये स्टैंड 1956 ब्रजनंदन सिन्हा वर्सेस ज्योति नारायण में निकल कर आया। डिस्प्यूट इन अकॉर्डिंग्स विद ओके। इस केस लॉ का कंक्लूजन क्या निकला कि कोई भी पर्सन या बॉडी है जिसे कोर्ट कहना है, तो हमारे पास ये 3 स्पून टेस्ट हो गया या 3 स्टेज टेस्ट हो गया। when they derive their authority from state and empower to give binding decision। empower to give binding decision का मतलब जुडिशियल पावर है, एडजुडिकेट कर रहा है। क्यों कर रहा है? ताकि जजमेंट दे सके। तो हम ऐसे पर्सन या बॉडी को कोर्ट का दर्जा देंगे। एक साल के बाद ही 1957 में TR वर्मा साहब का केस पहुंचा। साइटेशन है AIR 1957 सुप्रीम कोर्ट 862 पेज नंबर, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस TR वर्मा। ये हम पिछले लेक्चर में भी कवर कर चुके हैं, यहाँ पर फिर एक बार रिवाइज करते हैं कि कोई ट्रिब्यूनल अगर जुडिशियसली, देखो ट्रिब्यूनल किसने बनाया है? स्टेट की बनाई हुई देन है। ट्रिब्यूनल एडजुडिकेट कर रही है, जो डिसीजन है ट्रिब्यूनल का वो बाइंडिंग होगा। आपको पसंद नहीं है, मतलब बाइंडिंग का मतलब क्या होता है? ए और बी, इनके केस में एक डिसीजन निकल कर आया जो कि बाइंडिंग है, तो भाई साहब मानना ही पड़ेगा। बी ये नहीं बोल सकता कि मैं मानने से इनकार करता हूँ। नहीं, मानने से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। आपको सही नहीं लग रहा है तो आप उसकी अपील कीजिए। आप अपील नहीं करेंगे तो फिर स्टेट उसको एग्जीक्यूट कर कर देगी। इसके लिए एक एग्जीक्यूशन सूट लगता है। जो लोग कोर्ट में काम कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि जब भी डिग्री हाथ में आती है उसके बाद सिविल मैटर्स में एग्जीक्यूशन का सूट लगाया जाता है। बहरहाल आगे चलते हैं। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस TR वर्मा में ये कहा गया कि जो ट्रिब्यूनल है वो स्टेट बना रही है। बिल्कुल सही बात है। डिसीजन भी इसका बाइंडिंग है, एडजुडिकेशन भी कर रही है, और इसके पास जुडिशियल पावर भी तो है। तो 1956 में ब्रजनंदन सिन्हा वर्सेस ज्योति नारायण की जो बेंचमार्क और डिपिस्टिक डिसाइड किए गए थे एपेक्स कोर्ट के द्वारा, वो बेंचमार्क यहाँ पर फिट हो रहे हैं। तो क्या हम
आर्बिट्ररी ट्रिब्यूनल को कोर्ट कह सकते हैं? अगेन इसमें स्पेसिफाई किया गया कि जुडिशियल प्रोसेस मस्ट इन्वॉल्व प्रोसीजर similar to the court, but that alone does not make a body court. आर्बिट्रेशन में आप जाएंगे तो जो जुडिशियल प्रोसेस है आर्बिट्रेशन का, क्योंकि जितना भी प्रोसेस निकला है वो नेचुरल जस्टिस के बेस पर ही तो निकला है। भाई आप जो भी पढ़ते हैं सीपीसी, कोई एक ऐसा प्रावधान बताइए जो कि नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है। ठीक है, कोई भी एक ऐसा पॉइंट, ऐसा नहीं है कि वो नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है। हमें एक एजुडिकेशन प्रोसेस एस्टेब्लिश करना था, तो उसके लिए हमें पहले फाउंडेशन तैयार करनी थी। फाउंडेशन में हमने कुछ प्रिजम्पशन पहले से डिसाइड कर लिए, लेकिन पूरा प्रोसेस जस्टिस दिलाने के लिए ही है। कोर्ट ने यही कहा यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस टीआर वर्मा में कि जो जुडिशियल प्रोसेस है, प्रोसीजर में वो इन्वॉल्व होता है, चाहे वो ट्रिब्यूनल हो या कहीं की भी कोर्ट हो। आप अगेंस्ट द नेचुरल जस्टिस जाकर तो कोई प्रोसीजर एस्टेब्लिश कर नहीं सकते, आप फैसला दे नहीं सकते, लेकिन सिर्फ जुडिशियल प्रोसेस हो जाना अकेला किसी को कोर्ट नहीं बना देता। तो इसमें कहा कि आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल्स आर नॉट कोर्ट। सिर्फ जुडिशियल प्रोसेस होने से कोई ट्रिब्यूनल मात्र कोर्ट नहीं बन जाता है। कब का केस था ये? 57 का। अगेन सेम डिस्प्यूट अराइज हुआ इसकी डेफिनेशन को लेकर 69 रामाराव वर्सेस नारायण, AIR 1969, सुप्रीम कोर्ट 724 reinforce that all quasi judicial bodies are court. अभी तक हमने देखा कि ऊपर से नीचे तक ये कहा गया कि ये कोर्ट नहीं है, ये कोर्ट नहीं है, ये कोर्ट नहीं है, लेकिन रामाराव वर्सेस नारायण के कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये बात कह दी कि जितनी भी क्वासी जुडिशियल बॉडीज हैं, हमने कुछ क्वासी जुडिशियल के एग्जाम्पल पिछले लेक्चर में पढ़े थे, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। reinforce that not all quasi judicial bodies are court. सारी की सारी क्वासी जुडिशियल बॉडीज कोर्ट नहीं है, सारी की सारी, नॉट ऑल। लेकिन अगेन ये एक इल्यूशनरी स्टेटमेंट है, तो फिर क्या है, ये चीज अभी तक निकल कर नहीं आई। सो इट इज हेल्ड दैट अथॉरिटी मस्ट हैव द पावर टू टेक एविडेंस। ऊपर हमने 3 बेंचमार्क पढ़े थे, स्टेट, जुडिशियल प्रोसेस, एडजुडिकेशन। इन्होंने उसमें प्लस किया कि अथॉरिटी मस्ट हैव द पावर टू टेक एविडेंस ऑन ओथ। अथॉरिटी के पास ये पावर होनी चाहिए कि वो ओथ पर एविडेंस ले सके, ट्रायल कंडक्ट करा सके, प्रॉपर ट्रायल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड था, प्रॉपर ट्रायल चल रहा है। ठीक है, ट्रायल चल रहा है, ट्रिब्यूनल में ट्रायल नहीं होता, कंज्यूमर फोरम में ट्रायल नहीं होता। हाँ, दोनों पक्षों को बुलाया जाता है, दोनों पक्षों के एविडेंसेस लिए जाते हैं, बट वो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होता है। तो ट्रायल होना चाहिए, साथ ही साथ बाइंडिंग जजमेंट डिलीवर कर सके, उसे हम कोर्ट कहेंगे। तो 3 बेंचमार्क ऊपर के, इसमें 2 चीजें और ऐड करो, that the body would have the power to take evidence on oath, and the very next is the body can deliver a binding judgment. 5 चीजें क्लियर हुई, 5 पॉइंट अगर कोर्ट किसे कहते हैं तो आपके पास 5 पॉइंट हो गए। 1998 में महाराष्ट्र में जो वकील लेबर लॉ की प्रैक्टिस करते थे, उनके सामने ये क्वेश्चन आया कि क्या वो कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं या सिर्फ वो एक ट्रिब्यूनल में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि लेबर लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि लेबर लॉ इज आफ्टर ऑल अ ट्रिब्यूनल। सो ये केस हुआ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस लेबर लॉ प्रैक्टिशनर एसोसिएशन, AIR 1998, सुप्रीम कोर्ट 1233, examined if labor court and tribunals fall under the category of court. इस केस का नतीजा ये निकला कि दे आर नॉट कोर्ट अंडर सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। आज के टाइम पर क्या हो गया है, अंडर सेक्शन 2 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। सो व्हाट वाज द आउटकम ऑफ दिस, दैट
The Honorable Court cite this thing. They are not court under Section 3 of Indian Evidence Act, but are quasi judicial in nature. तो अब फिर से बात वहीं पर आ गई कि आप आखिरकार कोर्ट कहेंगे किसे। मैंने इसे समराइज वे में यस और नो के फॉर्म में यहाँ पर कुछ पॉइंट लिख दिए हैं जो आपको क्लैरिटी देगा। नाउ those who are the practicing advocate, they get benefit from both kind of case laws. If suppose your case is pertaining towards the another way, you can put the case law accordingly. If suppose it is going in any other side, you can go with the case laws which are under favor you. Now, when a body to be called court, तो इसको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में मैंने बनाया है। स्टेट के द्वारा बनाया गया वो बॉडी होना चाहिए, एविडेंस लेने की अथॉरिटी उसके पास होनी चाहिए, डिस्प्यूट को एडजुडिकेट कर सके, ठीक है, एक बाइंडिंग डिसीजन दे सके। नाउ मस्ट फॉलो प्रोसीजरल लॉ लाइक सीआरपीसी या सीपीसी। क्या वो प्रोसीजरल लॉ को फॉलो करेंगे मैंडेटरीली? यूजुअली यस। जैसे हमने देखा कि आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में आप जाएंगे तो जरूरी नहीं है कि वो सीपीसी को शब्दशः फॉलो करे या फिर एविडेंस एक्ट को बिल्कुल रॉगली फॉलो करे, ऐसा नहीं। बट हाँ, यूजुअली ऐसा होता है कि जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड हैं उनके बाहर जाकर वो काम नहीं करते, क्योंकि वहां पर बैठे हुए लोग भी रिटायर्ड जजेस ही होते हैं या लीगल फ्रेटर्निटी के लोग होते हैं, लीगल न्यूमरीज। So that's why they don't want to prefer to go apart the boundaries which was established by law and try to go in that benches. आर्बिट्रेशन पर आ जाते हैं। क्या आर्बिट्रेटर को कोर्ट कहेंगे? नहीं, केस लॉ से क्लियर है। क्या ट्रिब्यूनल को कोर्ट कहेंगे? ये उसके पावर पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अब देखो, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि डेफिनेशन इसकी एग्जॉस्टिव नहीं है, but time to time the Supreme Court had made it clear that after understanding and knowing the circumstances of specific cases, Supreme Court had put their mind and brains and after that deliver the various kind of judgment. शुरू में जो मैंने आपसे सवाल किया था कि क्या पुलिस स्टेशन को आप कोर्ट कहेंगे, तो क्या स्टेट अथॉरिटी के द्वारा बनाया गया है? यस। क्या एविडेंस लेने का पावर है? हाँ, एविडेंस तो लेता है, बयान होते हैं आपके। क्या वो डिस्प्यूट को एडजुडिकेट करने की अथॉरिटी रखता है? नो। क्या बाइंडिंग डिसीजन देने की अथॉरिटी रखता है? नो। इसलिए पुलिस स्टेशन को कोर्ट नहीं कहा जाएगा। आई होप कोर्ट में थोड़ा बहुत चीजें समझ आई होंगी। इस पॉइंट को बार बार जितना आप समझेंगे और सुनेंगे, दिमाग आपका उतना ज्यादा खुलेगा। मेरी रिक्वेस्ट है कि कम से कम इसे 4 बार तो सुनिए अगले 4 दिनों में। उससे क्या होगा, आपका एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन डेवलप होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव प्रूफ में चलने से पहले थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल एसेंस में इसे समझते हैं। आप मेरे पास आए, आपका बॉडी टेम्परेचर हाई था, ठीक है। अब बॉडी टेम्परेचर हाई है, आप बाहर से आए हैं, तो क्या बाहर धूप थी? नहीं, आप तो 4 व्हीलर से आए हैं और आप थोड़े से सुस्त भी लग रहे हैं, थकान महसूस कर रहे हैं। तो ये इस बात को कंक्लूड करता है कि कहीं ना कहीं आपकी तबीयत खराब है, ठीक है। अब आपका टेम्परेचर हाई है, ये एक फैक्ट है जिस पर हम डिस्कस कर सकते हैं। ये भी हो सकता है आप इस फैक्ट को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि ऐसा तो नहीं कि मैंने बर्फ के पानी में हाथ डाला था तो मेरा हाथ ज्यादा ठंडा था और आप गर्म लगे। लेकिन अगर ये फैक्ट प्रूव हो गया कि आपका टेम्परेचर हाई है, तो इस बात पर कोई डिस्प्यूट नहीं है कि आपकी तबीयत खराब है या आपको फीवर है।
इस फैक्ट को प्रूफ करने के बाद ये जो है हमारा कंक्लूजन निकल कर आ गया। ठीक, तो जो कंक्लूजन निकल कर आया है, अब इस बारे में मैं डिस्कशन नहीं करूंगा। टेम्परेचर हाई था, मैंने ये एश्योर किया, मतलब आपकी तबीयत नासाज है, खराब है। अब ये इन्वेस्टिगेट नहीं करूंगा कि क्या आपकी तबीयत खराब है, नहीं, वो एक कंक्लूसिव प्रूफ है। इसी तरीके से इंडियन एविडेंस है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम सेक्शन 2 में कंक्लूसिव प्रूफ का जिक्र आया है। किसे कहते हैं कंक्लूसिव प्रूफ? जब एक फैक्ट कंक्लूसिव प्रूफ की तरह डिक्लेयर किया जाता है, तो ये होता है दैट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ another fact on proof of one fact court shall not allow evidence to give for purpose of disproving it। कंक्लूसिव प्रूफ आपको समझ आ गया ना? किसी फैक्ट को प्रूफ करने के बाद अगर उसका कोई कंक्लूसिव प्रूफ है तो कोर्ट इसे सही मानेगी। इंडियन एविडेंस एक्ट ये कहता है कि कोर्ट कंक्लूसिव प्रूफ को डिस्प्रूव करने के लिए एविडेंस अलाउ नहीं करेगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, फिर हम एग्जाम्पल पर चलेंगे, चीजें ज्यादा समझ आएंगी। एविडेंस एक्ट ये कहता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये कहता है कि कोर्ट फैक्ट के कंक्लूसिव प्रूफ फैक्ट को डिस्प्रूव करने के लिए एविडेंस अलाउ नहीं करेगा। फैक्ट को प्रूव करने के लिए अलाउ करेगा, पर इस फैक्ट के जो कंक्लूसिव प्रूव हैं उसे डिस्प्रूव करने के लिए एविडेंस अलाउ नहीं करेगा। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मिनोटी आनंद और सुभाष आनंद, ये दोनों जापान में रहते थे, वहां पर इन्होंने शादी की। तो फॉरेन में जब शादी होती है इंडियंस की, तो वो फॉरेन मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट का पार्ट है। फॉरेन मैरिज एक्ट 1969 के अंडर में होती है। जो वहां पर हाई कमिश्नर बैठे होते हैं वो सर्टिफिकेट इशू करते हैं। अब वो दोनों वापस मुंबई आ जाते हैं। जापान में शादी हुई, वापस वो मुंबई आए। मुंबई आने के बाद खटपट शुरू हुई, उन्होंने डाइवोर्स का केस फाइल किया। ये जो डाइवोर्स का केस फाइल किया, दोनों ही हिंदू थे। डाइवोर्स का जो केस फाइल किया उन्होंने हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर में फाइल किया। ध्यान से समझना। ऊपर जाकर बेसिक क्वेश्चन ऑफ लॉ ये आया कि आपने शादी का प्रूफ लगाया है स्पेशल मैरिज एक्ट में, और आपने डाइवोर्स फाइल किया है हिंदू मैरिज एक्ट में। मतलब शादी आप किसी और एक्ट से कर रहे हो और डाइवोर्स किसी और एक्ट के थ्रू ले रहे हो। उन्होंने वर्बली कहा भी कि हमने मंदिर से भी शादी की थी। बोले नहीं, आपने जो ये सर्टिफिकेट लगाया है, ये सर्टिफिकेट एक फैक्ट हमारे सामने लेकर आया कि आप दोनों की शादी हो गई, और ये सर्टिफिकेट के वाया जो फैक्ट हमारे सामने आए वो ये कह रहे हैं कि आपकी शादी फॉरेन मैरिज एक्ट के तहत हुई है, जो कि कंक्लूसिव प्रूफ है। बात समझ आई? स्पेशल मैरिज एक्ट का सर्टिफिकेट ये कंक्लूड करता है कि उनकी शादी फॉरेन मैरिज एक्ट के तहत हुई है, तो डाइवोर्स भी फॉरेन मैरिज एक्ट के प्रावधानों के तहत ही फाइल होगा और एडजुडिकेट होगा। नाउ कंक्लूसिव एविडेंस एविडेंस क्लियर हुआ यहाँ पर। अभी ये जो कंक्लूसिव प्रूफ है ना, कुछ कंक्लूजन्स एविडेंस एक्ट में खुद एक्सप्लेन कर रखे हैं। मैं डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रखे हैं। आप बीएसए सेक्शन 119 में जाएंगे तो आपको अलग अलग सिचुएशंस दे रखी हैं। उसमें से पहली सिचुएशन वेयर एक्ट की मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन की है। सारी सिचुएशंस हम जब उस सेक्शन में पहुंचेंगे तब करेंगे। सेक्शन 119, अगर किसी के पास पुरानी वाली बेयर एक्ट है, उसमें सेक्शन 114 में दिया गया जैसे कि कंक्लूसिव प्रूफ के दायरे में क्या चीजें आएंगी। ठीक है, कंक्लूसिव प्रूफ की बात कर रहा हूं। अगर किसी आदमी के पास चुराई हुई चीजें पाई जाती हैं,
जो कि चोरी के तुरंत बाद ही बरामद की गई हैं, तो ये माना जाएगा कि या तो उसने चोरी की है, वो जो पर्सन है वो चोर है। देखो, फैक्ट क्या है, एक ये आदमी है, इसके पास कुछ सामान पाया गया और ये खबर है कि वो सामान चोरी हुआ है थोड़ी देर पहले ही, तो कोर्ट ये कंक्लूड कर कर चलेगी कि एक चोर है या फिर उसने ये जानते हुए अपने पास वो सामान रख लिया कि वो चोरी का है। अब आप प्रूफ करते रहो कि आप चोर नहीं। कंक्लूसिव प्रूफ क्लियर हुआ। तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा जब तक कि सेकंड वाले केस में यदि आपके पास वो सामान कैसे, इसका प्रॉपर अकाउंट या प्रॉपर रीजनिंग नहीं दे देते। आप ये कह सकते हैं ये सामान मेरे पास सालों से है, जो चोरी हुआ सामान है ये उसके जैसा दिखता जरूर है पर ये चोरी वाला सामान नहीं है, ये देखिए मेरे पास रसीदें हैं इसकी, मैं अभी परसों ही खरीद कर लाया हूँ ये सारे सामान। गेटिंग माय पॉइंट। तो कंक्लूसिव प्रूफ क्या है कि आपको चोर मान लिया जाएगा। अब आप चोर नहीं हैं, ये बात आप ट्रायल और एविडेंस में प्रूफ करिएगा। ठीक है, क्लियर है, कंक्लूसिव प्रूफ क्लियर हुआ। फैक्ट क्या था, चोरी हुई, आपके पास सामान पाया गया। कंक्लूसिव प्रूफ क्या है कि या तो आप चोर हैं या आपको ये जानकारी है कि ये चीजें चुराई गई हैं और उसके बावजूद आपने वो गुड्स अपने पास रखे। कंक्लूसिव प्रूफ क्लियर हुआ। इसके बाद अगली डेफिनेशन है डिस्प्रूव्ड की। मैं ये जो डेफिनेशन की क्रोनोलॉजी ले रहा हूँ ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंडर ले रहा हूँ। इंडियन एविडेंस एक्ट खोलकर मत बैठे रहना और उसमें सेक्शन में ढूंढते रहना। चलिए डिस्प्रूव पर आते हैं। डिस्प्रूव का क्या मतलब होता है, इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कोई लड़की जा रही है, आप मेरे साथ खड़े हुए हैं, मैंने आपसे पूछा कि उस लड़की का नाम क्या है, आपने बोला नहीं पता। फिर मैंने आपसे पूछा कोई और लड़की जा रही, मैंने उसका नाम क्या है, आपने बताया उसका नाम सावित्री है। देखो, जब आपने नाम बताया तो ये बहुत सारी चीजें बता देता है, जिसमें से एक फैक्ट तो श्योर शॉर्ट है कि आपको उसका नाम पता है। लेकिन जब आपको नहीं पता है तो ये फैक्ट भी पता चल जाता है कि आप उसका नाम नहीं जानते। सिर्फ एक जानकारी है कि आप नाम जानते हैं या नहीं जानते। ठीक है, डिसप्रूफ के बाद दो पॉइंट हैं, एक है नॉट प्रूव्ड और एक है डिसप्रूव्ड। इन दोनों में कंफ्यूजन होता है। नॉट प्रूव्ड का मतलब ये है कि हम इस बात का पता ही नहीं लगा पाए कि कोई फैक्ट प्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, उस फैक्ट की ट्रुथ हम जान ही नहीं पाए। लेकिन डिस्प्रूव का मतलब है कि हम ये जान गए हैं कि जो फैक्ट आपने कहा है वो सही नहीं है और वो डेफिनेटली गलत है। दो कंडीशंस आ गई ना। फर्स्ट कंडीशन इज ईदर वी नो और नाइदर वी नो नॉर वी अंडरस्टैंड कि ये सही है या गलत है। हमें नहीं पता ना सही है या गलत है, उसे हम कहेंगे नॉट प्रूव। लेकिन हमें पता है कि ये गलत है, ये फैक्ट आप जो कह रहे हैं वो सरासर गलत है, इसे कहेंगे डिस्प्रूव। चलो डिस्प्रूव पर चलते हैं। किसी भी फैक्ट को जो भी किसी मैटर से जुड़ा हुआ है, कोर्ट के सामने यदि ये बात निकल कर आती है कि वो फैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो फैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, या फिर कोर्ट पूरी सिचुएशन को देखकर ये समझ जाती है, ये कंसीडर करती है, इट्स नॉन एग्जिस्टेंस इज सो प्रोबेबल,
इसका ना होना इतना ज्यादा संभावित है that in a particular case a prudent man would can't do it. नॉन एग्जिस्टेंस इतना ज्यादा प्रोबेबल है कि पर्टिकुलर केस में ऐसे होने की संभावना है ही। सीसीटीवी कैमरा चालू था, दो बाइक की टक्कर हुई, केस पहुंचा, उन दोनों को पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार किया, कोर्ट में पहुंचे। एक बोलता है कि मैं तो था ही नहीं, मैं तो अमेरिका में था जिस समय की ये घटना है। तो भैया सीसीटीवी फुटेज दिख रहा है, तुम्हारे थंबनेल लिए गए हैं, सारे के सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए गए हैं, तुम्हें कोर्ट में लाया गया है, तो ये चीज तो हो ही नहीं सकती कि तुम अमेरिका में हो। क्लियर है ना? इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? देखो, इस डेफिनेशन में समझने वाली बात ये है कि चाहे आप सिविल के वकील हो या क्रिमिनल के वकील हो, ठीक है, ईदर यू आर परफॉर्मिंग द बोथ साइमल्टेनियसली। ये जानना बहुत जरूरी है कि कोर्ट किसी फैक्ट की वैलिडिटी को कैसे एसेस करती है। डिस्प्रूव्ड सिर्फ ये नहीं बताता कि कोई चीज गलत हो गई, वो इस सिनेरियो को भी बताता है कि कोर्ट किसी फैक्ट की वैलिडिटी को एक्सेस कैसे करती है, व्हाट इज द मॉड्यूलस ऑपरेंडी और व्हाट इज द प्रोसीजर और फैक्ट दैट अ कोर्ट वुड फॉलो टू एक्सेस द क्रेडिबिलिटी और द वैलिडिटी ऑफ एनी फैक्ट। अब एक क्वेश्चन का आंसर दो, क्या किसी फैक्ट को डिस्प्रूव करने के लिए, किसी फैक्ट को डिस्प्रूव करने के लिए उसके ना होने का कंक्लूसिव प्रूफ दिया जाना जरूरी है क्या? ये डिराइव करना जरूरी है क्या? इज देयर एनी रिक्वायरमेंट ऑफ द कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस? नो। भाई, होने का आप प्रूफ दे सकते हो, कोई चीज नहीं होने का प्रूफ आप कैसे देंगे? आप हैं, मैं आपसे बोलूंगा, आप एग्जिस्ट करते हैं, इसका प्रूफ दीजिए। आप वीडियो कॉल कर कर दिखा देंगे, बात कर लेंगे फोन में। अब मैं आपसे बोलूं कि आप नहीं हैं, तो आप बोलेंगे कि इस चीज का तो कोई प्रूफ ही नहीं हो सकता ना। भाई कोई आने वाला है, मे बी इफ सपोज यू आर 20 years old, is there any possibility that before 25 years someone asked to your parents that is there any proof of your child? They are not capable to prove, but today they are having the proof कि हाँ भाई ये हमारा 20 साल का छोरा है, ये है हमारा बच्चा। पर आज से 25 साल पहले when you were only on the thoughts of your parents, no। चलो तो नॉन एग्जिस्टेंस का कोई कंक्लूसिव प्रूफ देने की जरूरत नहीं होती कोर्ट को। यदि कोर्ट को लगता है कि इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है, देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी दैट इट डजंट एग्जिस्ट, तो इतना मान लेना ही बहुत होता है। ये तो डेफिनेशन से समझ आया। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग और केस लॉस क्या कहते हैं? जैसे केस लॉ है कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2003 वॉल्यूम 7 एसएससी 56। इसमें कृष्णन एक्यूज था, पूरा का पूरा डिफेंस ये ट्राई कर रहा था कि वो ये प्रूफ कर सके, दे वांट टू ट्राई टू प्रूव एलिबाई, कि जिस समय कोई कांड हुआ एक्यूज्ड वहां पर था ही नहीं। प्रोसिक्यूशन ने अपनी तरफ से जो प्रूफ दिए, जो एविडेंसेस दिए, इनके विटनेसेस के कॉन्ट्राडिक्टरी विटनेसेस उन्होंने प्रेजेंट किए। इन्होंने बोला नहीं था, तो इन्होंने ऐसे विटनेसेस प्रेजेंट किए जो बताए कि हमने तो देखा था भैया, ये चाट खा रहा था और 2 रुपए कम दे रहा था, सामने वाले से बोल रहा था कि 5 की चाट को 3 रुपए में दो, बहुत कम लूटते हो। ठीक है, ऐसा कुछ। तो डिफेंस इस वाले केस में ट्राई कर रहा था कि एलिबाई प्रूव हो जाए। प्रोसिक्यूशन डिस्प्रूव, प्रोसिक्यूशन ने अपने विटनेसेस से इस बात को डिस्प्रूव किया। ठीक है, व्हाट वुड बी हेल्ड इन दिस केस?
बात ये निकल कर आई कि अगर कोर्ट को ये बिलीव होता है कि जो एलिबाई की प्ली ली गई है ये फॉल्स है और इम्प्रोबेबल है, असंभव है, तो वो इस फैक्ट को डिस्प्रूव्ड कर सकते हैं। सरासर झूठ बोल रहे हैं आप, गलत है ये जो आप प्ली ले रहे हैं एलिबाई। अगले केस पर चलते हैं। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राजेश गौतम, 2003 5 SCC 531। एक मिनट। चल, तो स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राजेश गौतम 2003 वॉल्यूम 5 SCC 531। एक्यूज्ड ये क्लेम कर रहा था कि मेरे अगेंस्ट एविडेंस प्लांट किया गया है और मुझे झूठा फंसाया गया है। कोर्ट ने बोला ठीक है, प्रोसिक्यूशन ने अपने एविडेंसेस रखे, डिफेंस ने अपने एविडेंसेस रखे, दोनों के एविडेंसेस को कोर्ट ने एवेल्युएट किया और डिफेंस अपनी एविडेंस से जो वो बात कह रही थी उसे प्रूव नहीं कर पाई। ठीक है, इसलिए इस केस में अगेन जो एक्यूज्ड का क्लेम था, क्या क्लेम था कि मुझे झूठा फंसाया गया है, इस फैक्ट को डिस्प्रूव्ड किया गया। इससे प्रिंसिपल क्या निकला, याद रखना सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, इट इज इक्विवेलेंट टू द रूलिंग एंड लॉ, कि अगर मान लो यहाँ पर प्रोसिक्यूशन के पास कोई एविडेंस नहीं होता और डिफेंस एविडेंस देकर चला जाता, तो डिफेंस के एविडेंस को आप काटोगे कैसे? प्रोसिक्यूशन अपने एविडेंसेस से काटेगा ना। यहाँ पर एक प्रिंसिपल सेटल हुआ कि कोई भी फैक्ट कोर्ट में प्रूव हो रहा है या डिस्प्रूव हो रहा है, मैं नॉट प्रूफ की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रूव हो रहा है या डिस्प्रूव हो रहा है, ये बात सिर्फ लैक ऑफ एविडेंसेस के बेस पर नहीं जानी चाहिए। अगर एविडेंसेस नहीं है तो आप किसी फैक्ट को डिस्प्रूव नहीं कर दोगे या प्रूव नहीं कर दोगे। देखो वो अलग प्रिंसिपल है कि लैक ऑफ एविडेंसेस ऑलवेज फेवर्स टू द एक्यूज्ड, ये एक अलग बात है। मैं यहाँ पर अभी एविडेंस एक्ट के पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ। अगर कोई फैक्ट डिस्प्रूव हो रहा है तो लैक ऑफ एविडेंसेस बस नहीं देखे जाएंगे कि एविडेंसेस कम है या क्या। एविडेंसेस होने के साथ साथ उन एविडेंसेस में कॉन्ट्ररी क्रेडिबल एविडेंसेस हैं कि नहीं। प्रोसिक्यूशन ने अपना एविडेंस दिया, डिफेंस ने अपना एविडेंस दिया, डिफेंस जो एविडेंस दे रहा है प्रोसिक्यूशन का भी एविडेंस उसी डायरेक्शन में जा रहा है, डिफेंस की बात प्रूव हो जाएगी। प्रोसिक्यूशन ने कोई एविडेंस दिया डिफेंस ने जो एविडेंस दिया वो प्रोसिक्यूशन के बातों की डायरेक्शन में जा रहा है, डिफेंस डिस्प्रूव हो गया। लेकिन इस वाले केस में प्रोसिक्यूशन के जो एविडेंसेस हैं और डिफेंस के जो एविडेंसेस हैं, अगर डिस्प्रूव करना है फैक्ट को तो वो कॉन्ट्ररी और क्रेडिबल होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आउट ऑफ द ब्लू निकल कर आ गए। ठीक है, क्रेडिबल होने चाहिए, सामने वाले के एविडेंसेस के कॉन्ट्ररी होने चाहिए, या फिर इस बात की पूरी संभावना होनी चाहिए कि डिफेंस जो कह रहा है या तो वैसा नहीं हो सकता या प्रोसिक्यूशन जो कह रहा है वैसा नहीं हो सकता। तो जैसा नहीं हो सकता है उस फैक्ट को कोर्ट डिस्प्रूव मान लेगा। अगला केस है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस राजाराम। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्लियर कहा कि अगर कोई फैक्ट डिस्प्रूव है, चाहे वो प्रोसिक्यूशन का है या डिफेंस का है, तो कोर्ट ईदर हैव द अफर्मेटिव बिलीव इन द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द फैक्ट, या तो कोर्ट 110% श्योर हो जाए, कोर्ट 100% श्योर हो जाए कि ये जो फैक्ट है ये एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता जिस बारे में ये बात कर रहे हैं। कोर्ट ईदर हैव अफर्मेटिव बिलीव in the non-existence of the fact or believe that the non-existence is so probable that a prudent man would act on its non-existence। prudent man, इसका क्या मतलब है? कोई आदमी कह रहा है
कि बुर्ज खलीफा में मेरी लड़ाई हुई, मैं बुर्ज खलीफा से कूद गया और जमीन में गिरा और दौड़ लगा दी। आदमी प्रूडेंट है, भरोसे का है, पर क्या वो ऐसा कर सकता है? किसी भी सिचुएशन में ऐसा कर सकता है बुर्ज खलीफा से जंप मारी जमीन पे गिरे? नहीं। प्रूडेंट मैन है वो, बैटमैन नहीं है वो, सुपरमैन नहीं है वो, प्रूडेंट मैन है, एक सिंपल साधारण व्यक्ति है। तो कोर्ट के पास एक प्रॉपर रीजनिंग होनी चाहिए। किसी फैक्ट को डिस्प्रूव अगर कर रही है तो वो प्रॉपर उस पर 110% श्योर हो जाए, तभी वो किसी फैक्ट को डिस्प्रूव करेगी। एक सिंपल सा प्रिंसिपल समझ लीजिएगा, डिस्प्रूवल ज्यादा स्ट्रांग होता है। वो सुना होगा ना, हंसी तो फंसी, या लड़की की ना में ही हाँ होती है, ऐसा कोर्ट में नहीं चलता। आपको नहीं पता लड़की के दिल में क्या है, वो एक अलग चीज है, पर लड़की ने ना कर दी है तो ये ज्यादा स्ट्रांग है बॉस। बिल्कुल एकदम नजर जमीन जायदाद सब हटा लो वहां से। तो कोर्ट में भी ऐसा ही होता है कि जो डिस्प्रूव है, डिस्प्रूवल एक ज्यादा स्ट्रांग एविडेंस है नॉट प्रूव से। कोई चीज प्रूव नहीं हुई है मतलब उसके सही या गलत होने के बराबर चांस है। कोई चीज डिस्प्रूव ही हो गई है तो 100% वो डिस्प्रूवल पर चली गई। लास्ट पॉइंट, डिस्प्रूव का ही कंक्लूजन समझिएगा। सुप्रीम कोर्ट हैज क्लैरिफाइड इट दैट disproof does not demand absolute negation but must be supported by strong counter evidences और high improbability। डेफिनेशन ये कहती है कि कोर्ट चाहे तो सिर्फ इस बात पर कि ऐसा नहीं हुआ होगा किसी फैक्ट को डिस्प्रूव कर सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सिर्फ मान लेना ही एकमात्र नहीं है। आपके पास प्रॉपर स्ट्रॉन्ग काउंटर एविडेंसेस होने चाहिए, या इस बात की बहुत हाई improbability होनी चाहिए दैट सच काइंड ऑफ इंसिडेंट और इवेंट could not be exist under the way of any prudent man in any practical circumstantial situation। बात क्लियर हो गई? चलो, तो तीन चीजें हो गई आज। डिस्प्रूव हो गया, कंक्लूसिव प्रूफ हो गया, और कोर्ट की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, इसे ना कोशिश करो 2 से 3 बार सुनो, 2 से 3 दिन के अंतराल में, तो चीजें ज्यादा समझ आती है। ओके, so thank you so much, thank you to you to all। If suppose there is any doubt or any kind of query having in your mind or heart, please put it in the comment box, I'll take it specifically, or I'll address them in the same section by mentioning you। So thank you, take care, bye bye।